हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ईरान में हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर बहुत सारे जो थ्योरीज हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं, जिनमें से एक थ्योरीज ये है कि वेदर कंडीशंस ठीक ना होने के कारण ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गई थी। एक थ्योरी तो ये निकल के सामने आ रही है। दूसरा जो थ्योरीज है वो निकल के आ रहा है कि इजराइल की मोसाद की तरफ से कि इजराइल की मोसाद ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर एक बड़ी साजिश की होगी, लेकिन इसे लेकर भी कोई कंफर्मेशन सामने निकल के नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक थ्योरी ये सामने निकल के आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के जो बेटे हैं, जिनका नाम है मुज्तबा खामेनी, ये आगे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि ईरान में 28 जून को इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले प्रेसिडेंट के लिए, और जस्ट प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लगभग एक मंथ पहले अगर इब्राहिम रईसी जो कि प्रेसिडेंट थे उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश होती है, तो एक जो थ्योरीज है ये भी सामने निकल के आती है कि हो सकता है कि इसके पीछे एक डोमेस्टिक रीजन हो सकता है, ईरान के अंदर ही एक षड्यंत्र रची जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो आयतुल्ला खामेनी है, जो कि सुप्रीम लीडर है, सेकंड सुप्रीम लीडर 1979 के बाद से, इनके बेटे का नाम यहाँ पर सामने नहीं रखा जा रहा है, बल्कि जो नेक्स्ट लीडर है वो रखा जा रहा है अली रेजा अरफी को लेकर। और आगे आने वाले टाइम में ना जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, हाई पॉसिबिलिटीज ये है कि ये आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट 28 जून के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट अली रेजा अरफी बने हैं। फिर इसके बाद में कुछ और भी थ्योरी सामने निकल के आए, जिनमें से ये था कि जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी मौजूद थे उस हेलीकॉप्टर को लेकर भी क्वेश्चन मार्क रेज किया गया। जो हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी प्रेजेंट थे वो हेलीकॉप्टर अमेरिका का एक बेल हेलीकॉप्टर था, जो कि 1979 में बनाया गया था। 1979 वो टाइम था जब ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन आता है, और उस बीच में आपको बता दें कि ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले ईरान और यूएसए के बीच में संबंध बहुत अच्छे थे। इसके बाद में संबंध बिगड़ना स्टार्ट होता है, लेकिन इसके पहले यूएसए भर भर के ईरान को हथियार देता था, और उस हथियार में ये हेलीकॉप्टर भी था, एक बेल हेलीकॉप्टर जिसमें इब्राहिम रईसी सवार कर रहे थे। और फिलहाल जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुई इसको लेकर यूएस की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी, आपको बताना चाहते हैं, जिसमें यह कहा गया कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर हम लोग ईरान को असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। इट वॉज अनेबल टू प्रोवाइड ईरान असिस्टेंस आफ्टर हेलीकॉप्टर क्रैश। लेकिन जो फाइनली जो अब एक थ्योरी निकल के सामने आ रही है वो है स्पेस लेजर बीम को लेकर। कहा यह जा रहा है कि इसके जरिए यहाँ पर इब्राहिम रईसी जिसमें प्रेजेंट थे जिस हेलीकॉप्टर में, उसे यहाँ पर क्रैश किया गया, उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये जो स्पेस लेजर बीम है एक्चुअली होता क्या है, इसे हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, हाई एनर्जी लेजर बीम वेपन्स के नाम पे, या फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के नाम पे। ये होता क्या है ये जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि क्यों लेजर बीम को लेकर, लेजर वेपन्स को लेकर क्वेश्चन मार्क जो थ्योरीज है वो सामने निकल के आ रही है। आपको बताना चाहते हैं, जब 7 अक्टूबर के दिन में जब इजराइल हमास के बीच में एक वॉर स्टार्ट होता है, उसके जस्ट एक वीक के बाद में इजराइल ने अपने तरफ से ये कहा कि हम लोग न्यू लेजर बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसे टेस्ट करने के बेहद हम लोग करीब हैं। और ये कोई आम डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक्चुअली एक डेडली, इजराइल का डेडली लेजर टेक डिफेंस सिस्टम है, जो इजराइल के पास में प्रेजेंट में मौजूद तो है, लेकिन अभी तक फिलहाल इन्होंने यूज नहीं किया। क्योंकि ईरान की तरफ से भी जब रिसेंटली एयर स्ट्राइक की गई, ड्रोन से अटैक हुआ इजराइल के ऊपर में, तो उस वक्त भी इजराइल ने अपनी तरफ से आयरन डोम का ही यूज किया गया, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। जितने जो मिसाइल्स है ईरान की तरफ से दागे गए थे, इनकी जितनी कॉस्ट थी इनसे 10 टाइम्स ज्यादा डिफेंस करने में इजराइल के खर्च हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा, इजराइल की तरफ से कहा गया था कि इजराइल हमास के अगेंस्ट में यहाँ पर लेजर टेक वेपन्स जो है यूज कर सकता है, और इसके लिए यूएस इजराइल की मदद भी कर रहा है। इसके लिए $1.2 बिलियन आयरन बीम के लिए, आयरन बीम लेजर वेपन्स के लिए यूएस इजराइल की मदद कर रहा है। सो अब समझते हैं एक्चुअली ये हाई एनर्जी लेजर वेपन्स एक्चुअली होता क्या है। देखिए, ये एक फोटोन है। अब आप पूछेंगे फोटोन क्या होता है। फोटोन एक्चुअली ये थोड़ी बहुत अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं तो ये फोटोन इन सिंपल टर्म्स आप ये समझ सकते हैं, एक एनर्जी है, एक बीम ऑफ एनर्जी है। बस डिफरेंस इतना ही है कि इसमें हाई एनर्जी है। लेजर का नाम अगर आप नहीं सुने होंगे तो इसके पहले अगर आपको बताना चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम जो वेपन्स का यूज किया गया लेजर को, ये 1960s का टाइम था सबसे पहली बार। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि जो लेजर्स का जो यूज है वो हम लोग डेली लाइफ में करते थे, इवन की मेडिसिन में, इंडस्ट्री, मिलिट्री, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी हो गया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इकोलॉजी में यूज करते थे। लेकिन वेपन्स में पहली बार हम लोग 1960s के टाइम में यूज करना स्टार्ट किए। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जब 7 अक्टूबर को जब अटैक किया गया हमास की तरफ से 5000 मिसाइल्स, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर इजराइल ने एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसे हम आयरन डोम कहते हैं इजराइल का, ये एक्टिव
हुआ, इसे डिस्ट्रॉय किया, फिर भी कुछ जो मिसाइल से इजराइल पे आके गिरते हैं और लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं इजराइल की तरफ से। लेकिन ये जो हाई एनर्जी लेजर वेपन्स है, एक्चुअली ये काम किस तरीके से करता है? ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप ये कंसीडर करें कि कोई भी वेपन्स या कोई मिसाइल्स अगर किसी पर्टिकुलर रीजन की तरफ से में छोड़ा गया है, तो उस कंडीशन में ये जो लेजर वेपन सिस्टम है ये अपने साइड से उस मिसाइल्स को डिटेक्ट करेगा, लॉक करेगा और उसे डिस्ट्रॉय करेगा एयर में। ये एयर में भी कर सकता है, ये लैंड में भी कर सकता है और सी में भी कर सकता है। इनकी कैपेबिलिटी इस तरीके से है। इसी को हम लोग डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी कहते हैं और एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि डायरेक्ट वेपन्स, एनर्जी वेपन्स के जरिए यहाँ पर इब्राहिम रईसी के जो हेलीकॉप्टर है इसे डिस्ट्रॉय किया गया है। क्योंकि आज के टाइम में ना, आज के इमर्जिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा के टाइम में कहा ये जाता है कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो है एक थ्रेट क्रिएट कर रहा है, एक थ्रेट जनरेट कर रहा है आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा में। तो क्या एक सवाल निकल के यहाँ आ सकता है कि क्या अब तक किसी के पास में ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स या लेजर बीम्स वेपन्स कह सकते हैं किसी देश के पास में है? देखिए, इजराइल के पास में है। इजराइल ने फिलहाल अभी खुल के पब्लिकली ये किसी को कहा नहीं है, लेकिन हाँ आपको बता दें कि यूएस के पास में ऑलरेडी है। यूएस की जो आर्मी है वो लेजर वेपन्स को रिसेंटली, यहाँ पिछले साल दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, इन्होंने टेस्ट किया है। और ये जो लेजर वेपन्स है ये इंटरसेप्टर्स जो मिसाइल्स होते हैं इससे ज्यादा लीथल है। इंटरसेप्टर मिसाइल्स आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इजराइल का जो आयरन डोम है, जो मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आयरन डोम मिसाइल्स ही रिलीज करता है और फिर यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है, तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा लीथल है, सटीक है, प्रिसाइज है और एक्यूरेट है। और यूएस के पास ना आज के टाइम में एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यहाँ पर M-SORAD है। M-SORAD जो बेसिकली यूएसए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यूज करता है। यही नहीं, यूएसए के पास में हेलियोस भी है जिसके जरिए यहाँ पर वाटर से, सी से, ओशन से यहाँ पर किसी भी मिसाइल्स को यहाँ पर हिट किया जा सकता है लेजर बीम यूज करके। इसके अलावा यूके के पास में भी यहाँ पर लेजर वेपन है। रिसेंटली 12 मार्च का ये आर्टिकल है जब यहाँ पर यूके एक लेजर वेपन को टेस्ट करता है जिनका नाम होता है ड्रैगन फायर लेजर वेपन। और आप इसकी कीमत जानकर हैरान होंगे कि ओनली 10 पाउंड है। कहा यह जाता है कि एक पिज्जा की जो प्राइस होती है उस प्राइस में यहाँ पर लेजर वेपन यहाँ यूके डेवलप कर रहा है। यही नहीं, यहाँ पर चाइना ने भी यहाँ पर ये क्लेम किया, चाइना की जो मिलिट्री है इन्होंने यहाँ पर क्लेम किया कि इन्होंने एक ऐसा लेजर वेपन बिल्ड किया है, बनाया है जो बेसिकली इनडेफिनेटली फायर कर सकता है। सबसे बड़ी समस्या की होती है कि लेजर बीम जो होता है उनके पास में एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, उस एनर्जी को यहाँ पर यूज करते हुए लेजर रिलीज की जाती है। लेकिन अगर ये एनर्जी इनडेफिनेट हो तो यहाँ पर चाइना ये ब्लेम कर रहा है कि उनके पास में इनडेफिनेटली फायर करने वाला एक लेजर वेपन डेवलप कर लिया है। लेकिन आप जिसका वेट कर रहे हैं कि क्या इंडिया के पास में ऐसा कुछ है लेजर वेपन सिस्टम या कुछ इससे मिलता जुलता, यस डेफिनेटली इंडिया के पास में और बहुत जल्द हम लोग इसका टेस्ट करने वाले हैं जिनका नाम होगा दुर्गा 2। आप बोलेंगे दुर्गा 2 है क्या? दुर्गा 2 जो बेसिकली एक एक्रोनिम्स है जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे डीआरडीओ डेवलप कर रहा है और बहुत जल्द हम लोग इसे टेस्ट करेंगे। वैसे आपको बता दें कि 2024 में इसकी रेट फिक्स की गई थी, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स इसे हम लोग थोड़ा डिले कर दिए और इसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर एक वीडियो हमने बनाया है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और एक अच्छी बात क्या है कि ये जो हमारा दुर्गा 2 होने वाला लेजर वेपन बिल्कुल लो कॉस्ट में हम लोग इसे बना रहे हैं, जिसका यूज हम लोग लैंड से, नेवल, एयर, हर तरीके से हम लोग इसका यूज कर पाएंगे। खैर, अगर हम ईरान पर हम आते हैं तो ईरान को लेकर फिलहाल अभी अपडेट ये निकल के आ रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी जो है, इन्होंने यहाँ पर हमास के लीडर के साथ में एक मीटिंग कंडक्ट की जस्ट इब्राहिम रईसी के फिनरल के बाद में, और इन्होंने यहाँ पर ये कहा है हमास को कि इजराइल को कंप्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि ईरान की जो लॉस इस टाइम में जो हुई है इब्राहिम रईसी को और फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के थे दोनों का खोकर, इससे ईरान चुप नहीं बैठने वाला है, कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा इजराइल के अगेंस्ट में। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि इजराइल इब्राहिम रईसी या हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे जो थ्योरी आपसे डिस्कस की गई है, वेदर कंडीशन, अमेरिका का बेल हेलीकॉप्टर, मोसाद का हाथ हो सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर को क्रैश कराया होगा? आपको क्या लगता है कौन सी जो थ्योरीज है ज्यादा सटीक है या कौन सी थ्योरीज ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये थ्योरीज शायद हो सकती है? और फाइनली जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024 इसके थीम क्या है? आपको बताने हैं बी पार्ट ऑफ द प्लान, पहला ऑप्शन, या फिर सेकंड वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस, एस्टेक फॉर नेचर, थर्ड में है आपके पास ऑप्शंस फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, या डी बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।